उसी कलेक्शन की स्टडी को ही सिस्टमेटिक किया। एक मैथमेटिशियन की एंट्री होती है यहाँ पर, जॉर्ज कैंटोर, इन्होंने 1870 के आसपास अपनी जो सेट थ्योरी है उसका इन्वेंशन किया। मतलब फाउंडर तीसरा बंदा आएगा, वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फिर से एवरेज ले लेगा, फिर जो नई संख्या आएगी उसके बीच में कोई फिर से एवरेज ले लेगा। ऐसे करते करते वो इनफिनाइट नंबर इसके बीच में डाल सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, जो रैशनल संख्याएं होती हैं, उनको हम रोस्टर रूप में डाल नहीं सकते, रोस्टर रूप में हम उसको दर्शा ही नहीं सकते, उसको दिखाई नहीं सकते, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते परमेय संख्याओं को। तब जरूरत आती है हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट की। क्योंकि तो लास्ट वाला जो आधा घंटा था वो तो बहुत एपिक था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो ड्रॉपर्स वगैरह है ना, उनका भी दिमाग उड़ जाएगा उनको देखकर। ये तो अभी स्टार्टिंग है, मैं बोलता रहा हूँ, ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है, इसको लेक्चर मत देखना, ये डिस्कशन है, इसमें आपको हर चीज पर बात करी जाएगी। भाई अभी एनडीए 1 2023 खत्म हो चुका है और उसके बाद आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। उन 80-90 वाले भेड़ चाल वाले लोगों में नहीं होंगे जो अभी रेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि आपको अभी टारगेट मिला तो नहीं है, आपका एनडीए क्लियर हुआ तो नहीं है, तो उससे पहले रेस्ट लेने का मतलब क्या बनता है। तो अब मैं मैथ के कुछ चैप्टर को कराने वाला हूँ। मतलब जितने हो सकता है मैं करा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस मेरे पर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ। आप जो जहाँ से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहो, या जहाँ से पढ़ना चाहते हो वहां का कोर्स ले सकते हो। यूट्यूब से भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, अगर अगर ढंग से आपने खोजा तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप में से कई कई कैटेगरी के लोग होंगे अब यहाँ पर जिस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कई सारे 11th के हैं। मेरे बच्चों से बात होती रहती है टेलीग्राम वगैरह पर, तो उनमें से कई लोगों ने 11th वाले क्लास में है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी चैनल पर बने हुए और वो डिमांड कर रहे थे कि आप भी कुछ लाओ हमारे लिए। कुछ 12th वाले होंगे, मतलब अभी स्टार्ट करेंगे वो, या फिर जिन्होंने अभी हाल ही में 12th करा है और एनडीए 1 2024 वाला दिया है पेपर, तो उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एनडीए का जो मैथ है वो एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा ऊपर ही आता है। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है ड्रॉपर्स की, हमारे सबसे फेवरेट, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं, तो सबके लिए है। मतलब मैं जो सबसे पहले मैं अभी सेट थ्योरी को कराने वाला हूँ, सेट रिलेशन फंक्शन, उससे स्टार्ट करेंगे। 11th का पहला ही चैप्टर आपको मिल जाएगा सेट वाला, तो 11th वाले भी शुरू से ही इसको देख सकते हैं। और अब आप कहोगे कि कोर्सेज तो बहुत सारे चल रहे हैं यूट्यूब पर, फ्री में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आपसे क्यों पढ़े, आपका मतलब क्या अलग है, आप क्या करने वाले हो। तो सिंपल है, मैंने सारे मतलब जितने भी आपने दे रखे हैं ना, जो भी प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, सभी को मैं जानता हूँ, सभी की मैंने क्लासेस ले रखी हैं अपने टाइम पर, क्योंकि एनडीए 1 2023 तक तो मैं प्रिपरेशन खुद कर रहा था, तो बहुत सारे मैंने भी खोजे हैं। आप इस वक्त जो कोर्सेज को खोज रहे हैं ना, वो मैंने भी खोजे थे और कई सारे मैंने लिए भी थे, दोस्तों से भी लिए थे। उसी वजह से मैंने एक कोर्स जो मैथ पढ़ा था वो मैंने अपने दोस्त से ही पढ़ा था, दोस्त के बैच से ही। तो ऐसे मैंने बहुत सारे टीचर्स को देख रखा है, तो मुझे पता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहां पर मैंने जो ऑब्जर्व करा है, या फिर जहाँ पर दिक्कत आ रही है अभी भी, कि थ्योरी को वो मतलब वो समझ लेते हैं कि एनडीए का पेपर है तो मैथ थोड़ा इजी लेवल का आता है, एनसीईआरटी से थोड़ा ही ऊपर आता है, जेई वगैरह के लेवल पर तो जाते ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, थ्योरी को बहुत कम कर देते हैं, वो उस डिटेलिंग में जा ही नहीं पाते, डिटेल थ्योरी आपको वहां पर मिलेगी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि बच्चों का जो कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, उनकी ना तो प्रैक्टिस होती है बेसिक चीजों की, ना उन्हें ज्यादा डिटेल में कराया जाता है। और जब उनको किसी रीजन वगैरह नहीं दिया जाता कि कोई चीज क्यों हो रही है, बस बता देते हैं कि टाइम कम है पढ़ लो इसको, तो वहीं पर दिक्कत हो जाती है। उनका जो इंटरेस्ट है वो उसमें कम होने लग जाता है कि कुछ मजा ही नहीं आ रहा है इसमें, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो वहां से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, और प्रैक्टिस वगैरह तो छोड़ ही दो। और प्रैक्टिस में भी वही चलता है कि थ्योरी कुछ और ही पढ़ा दी, मतलब बचपन में उन्होंने पढ़ी होगी खुद, वो पढ़ा दी। अब इस वक्त तो क्वेश्चन में कुछ और ही चीजें चल रही है, पीवाईक्यू कुछ और ही चल रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत आती है फिर उन्हीं बच्चों को भी, उनके बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, उन्होंने डिटेल में पढ़ी नहीं होती हर चीज, जिस वजह से उनके जो कंसेप्ट होते हैं उनके बीच में लिंक नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बोलते हैं कि थ्योरी वगैरह तो सब समझ में आ गई बट क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ऐसा कभी हो सकता है जो थ्योरी उसने मतलब जो सिलेबस में है थ्योरी, अगर वो पढ़ के भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। और ये मेरे साथ हो रखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो थ्योरी वगैरह तो ठीक है, लेक्चर वगैरह तो सारे समझ में आ रहे थे, बट जब प्रैक्टिस की बारी आती थी ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो ये दिक्कत मुझे लगी थी इस वक्त जो चल रही है वो। और दूसरी चीज तो बताई थी मैंने, मैंने अभी एक पीडीएफ खोली थी, एक जो प्लेटफॉर्म है नाम नहीं ले रहा, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने सेट थ्योरी का ही मैं देख रहा था कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो सेट थ्योरी उन्होंने बताई, डायरेक्ट आता ही उनकी हेडिंग डाली, सेट थ्योरी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी, 2 एग्जांपल दिए थे बस 2, और एक कोचिंग थी उसने 4 या 5 एग्जांपल दिए थे, वो भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, बस उस लेवल के खत्म, आगे उसके टाइप करा दिए, वो करा दिए, बस चैप्टर ऐसे ही चल रहा है। तो इतनी ही तो डिटेलिंग चल रही है उनकी, तो उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो ये जो मैं डिटेल थ्योरी कराने वाला हूँ वो आप खुद पढ़ के देख लेना, एक चैप्टर करके देख लेना इसको, बाद में फिर आओ वहां से पढ़ लेना, आपका
पढ़ने का मन ही नहीं करेगा फिर एक बार इतनी अगर डिटेल में पढ़ ली तो। बुक्स वगैरह, अब कई सारे लोग बुक्स वगैरह के चक्कर में पढ़ रहे होंगे कि अरिहंत, पाथ फाइंडर, बहुत सारी बुक है, इनको लो उनको लो। तो मैं उन सारी बुक की प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगा। जैसे सारे चैप्टर की तो नहीं कर सकता, बट ये जो सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन कराने वाला हूँ ना, इनकी मैं बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी आपकी जो पाथ फाइंडर है या फिर अभी ओसवाल वाली भी आई है, अरिहंत के जो क्वेश्चन थे, और साथ में पीवाईक्यू की जो बुक चल रही है मार्केट में, दिशा वगैरह है, पीवाईक्यू भी मैं अलग टाइप वाइज कराने वाला हूँ। सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होगी। कई सारे लोगों को लगता है कि जो लेक्चर चल रहे हैं वही है सब कुछ, लेक्चर देखा तो मतलब उनका काम खत्म हो गया, टीचर ने जो क्वेश्चन कराए वो कर लिए, बस खत्म। लेकिन सच बता रहा हूँ, वो 20 से 25% भी नहीं है। असली चीज उसके बाद शुरू होती है। जब प्रैक्टिस को आप सिस्टमेटिक करते हो ना, प्रैक्टिस को सिस्टमेटिक करते हो, तब कुछ क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, वहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो वो चीज तो मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने वाला हूँ। पहले तो डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी होगी आपकी। मतलब जेई, मतलब ऐसा सोचते हैं कि जेई में थ्योरी तो कुछ और ही होती होगी, नहीं, वो बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी होती है। टफ नहीं होती वो थ्योरी, बहुत ज्यादा डिटेल में होती है, उसके क्वेश्चन टफ होते हैं। बट एनडीए में क्या चल रहा है कि थ्योरी को भी बहुत ही गिरा देते हैं, उसको डिटेल में कराते ही नहीं है, तो वहां पर दिक्कत चालू हो जाती है। तो थ्योरी को तो मैं इसी लेवल पर ले जाऊंगा, थोड़ा बहुत मतलब इससे नीचे ही रखेंगे, बट कंप्लीट थ्योरी होगी। प्रैक्टिस में हम देख लेंगे, प्रैक्टिस में तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन को कर लो जाओगे। बट वो क्वेश्चन होंगे कब, जब आपने सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर रखी है। तो उसके लिए भी डेडिकेटेड मतलब लेक्चर्स, ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मतलब थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी, उसके बाद सबसे पहले आपको वही टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उनको मैं खुद कराऊंगा। उनमें आपको बस ऑब्जर्व करना है कि ये कर कैसे रहा है, अप्रोच कैसे कर रहा है क्वेश्चन को, थ्योरी के बेसिस पर ही क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा है, वो आपको सीखना है। फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यू की अलग वीडियो लाऊंगा, मतलब टाइप वाइज पीवाईक्यू ही चलेंगे उसमें भी, कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे अप्रोच करना है, इस टाइप के करेंगे तो ऐसे अप्रोच करना है। तब आपको दिया जाएगा कोई भी आपको मतलब ये जो कोचिंग चल रही है ना, सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग, उनके आपको मैं मतलब वहां से क्वेश्चन उठाकर आपको पीडीएफ बना कर दे दिया करूंगा, या फिर उसको भी मैं प्रैक्टिस करा दिया करूंगा। आप साथ में पॉज करके उसको प्रैक्टिस करोगे। तो अभी पहला जो चैप्टर होने वाला है ना, उसमें मैं इतनी चीजें करने की ट्राई कर रहा हूँ। आगे के चैप्टर में कुछ मुझे जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से चेंजेस कर लूंगा, क्योंकि मैं पहली बार ही ऐसा करने का कर रहा हूँ, तो मुझे भी इतना आइडिया है नहीं कि कितना टाइम लगेगा इसमें, तो बाद में फिर मैं देख लूंगा। लेकिन इस चैप्टर के लिए तो मैं यही करने वाला हूँ। और थोड़ी मोड़ी चीजें और बता देता हूँ कि लेक्चर्स को आपको देखना क्या है, कैसे है। सभी लोगों के लिए सबसे पहले जो 11th में है, तो उनको तो डिटेल नोट्स बनाने हैं, खुद कॉपी में एक एक चीज उनको लिखना है, बहुत डिटेल में आपको करना है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, एक एक टर्म आपको बताना पड़ेगा। तो आपके लिए तो बहुत बेसिक चीज करनी है कि अपने नोट्स बनाओ, और साथ में मैं आपको एनसीईआरटी के वो दे दिया करूंगा कि एनसीईआरटी में मैंने इतनी चीजें कवर कर ली हैं, अब इसकी इतनी प्रश्नावली करने, 1.2 तक कर लो, 1.3 तक कर लो, ऐसे मैं आपको देता जाऊंगा। तो वो आपके लिए कंपलसरी है, वो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी बेसिक चीजें बता दी तो आपसे हो गया, आपकी मतलब ये कंपलसरी है, इसको कर लेना, आपके बेसिक थोड़े मजबूत हो जाएंगे। क्वेश्चन वगैरह यहाँ से नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो फंस जाए, नहीं तो नहीं आएगा एनसीईआरटी से। बट 11th वालों के लिए वो कंपलसरी है, वो आपको करना है। नोट्स बनाने हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, और एनसीईआरटी करनी है। शुरुआत में ऐसा करना है, प्रैक्टिस वगैरह मेरे पे छोड़ देना, आप कोई भी बुक वगैरह मत लेना अभी के लिए, मतलब ले लेना आप जहाँ से कोर्स वगैरह कर रहे हो ना, वैसे तो वहां पर भी मॉड्यूल वगैरह देते हैं, वो डीपीपी वगैरह देते हैं, तो वो करते रहना। और जो 12th में है या फिर ड्रॉपर हैं, वो उनके लिए मतलब उन्हें बेसिक तो उनके थोड़े बहुत ठीक है, थोड़े बहुत ही ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। तो वो सबसे पहले मैं टाइम तो उनके लिए जो बीच में क्वेश्चंस होंगे ना, हर लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, उनको बस आप देखना, शुरुआत में उनको देखना। अगर वो लग रहा है आपको कि नहीं हो पा रहे हैं वो क्वेश्चन, तो आपको थ्योरी मतलब 1.5x पर देख लेनी है, और ये 11th वाले भी 1.5x पर ही देखना, 2x पर मत जाना, क्योंकि 1.5x पर देखने पर आपके दिमाग में कुछ थॉट आएंगे, मैं जो बोलूंगा ना उसके रिलेटेड कुछ थॉट आएंगे, तो उनको आने देना। 2x पर वो चीजें दिमाग में ज्यादा आ नहीं पाती हैं, वो थॉट तो आने देना 1.5x पर। ये ड्रॉपर वगैरह है, वो स्क्रीनशॉट वगैरह खींचते जाना, और जब क्लास लेक्चर खत्म हो जाए ना, तो उन्हीं स्क्रीनशॉट से आप अपने शॉर्ट नोट बनाते जाना, डायरेक्ट शॉर्ट नोट बनेंगे आपके। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस वगैरह मैं करा दूंगा। और तीसरी चीज ड्रॉपर्स के लिए एक और है, ये जो अगर आपने मान लो ज्यादा ही आपको बेसिक लग रहा है, वैसे तो होंगे नहीं इतनी ज्यादा बेसिक, बहुत बेसिक से मतलब बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा मैं। और जो जब चैप्टर खत्म हो जाया करेगा ना, उसके बाद एक वन शॉट आया करेगा, उसमें तो मतलब उसमें भी डिटेल थ्योरी होया करेगी, बट वो बिल्कुल ऐसा होया करेगी कि आपको बेसिक सारी चीजें पता है। जैसे अभी ड्रॉपर्स वगैरह है ना, उनके लिए बेस्ट होगा वो वन शॉट होगा, वो तो सारी चीजें मिलने वाली है आपको। और जो 11th वगैरह में, उसको भी रिवीजन के लिए वन शॉट मिल जाया करेगा, वहां से भी बाद में नोट्स बना सकते हो। बट मैं रेफर करूंगा कि 11th वाले होंगे वो जो लेक्चर्स आएंगे, फुल लेक्चर्स आएंगे, वहीं से नोट्स बनाए, ड्रॉपर वगैरह यहाँ से बना सकते हैं। और अब एक दिन में कितने घंटे मैथ पढ़ना चाहिए, तो जो ड्रॉपर है उनके लिए तो सिंपल 4 घंटे तो मिनिमम है ही, 3 या 4 के बीच में रखना। तो 11th वाले हैं उनको और भी चीजें करनी होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उनको उसके लिए पढ़ना होता है, एनसीईआरटी वगैरह जो इतना लेवल एनडीए में तो आता नहीं है, तो उनको वो भी चीजें करनी है, और भी सारी चीजें होती
होती हैं। तो 11th वाले थोड़ा 2-3 घंटे तो उनको भी फिर भी निकालना पड़ेगा मैथ के लिए, एनडीए मैथ के लिए। और उसके साथ उनकी एनसीईआरटी भी तो कवर हो जाएगी। मैं करा तो रहा हूँ, बेसिक से करा रहा हूँ एक एक चीज। एनसीईआरटी साइड में रखी है मेरे। और एक और चीज सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत आ रही होगी, वो हिंदी मीडियम की बात तो नहीं करी है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वही है, मैं सारे आपको टर्म बताता जाऊंगा हिंदी वाले भी। बट जो 11th में है ना, जो 11th में है अभी हिंदी मीडियम वाले, उनको मैं सच बता रहा हूँ, इंग्लिश में आ जाओ आप। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, 10th तक हिंदी में पढ़ा था। 11th में मैं ट्यूशन वगैरह करने जाता था, स्कूल वगैरह तो मैं गया ही नहीं था, वैसा ही चलता रहा था, घर ही से करा था। तो ट्यूशन वगैरह पे मैं हिंदी में ही मैथ पढ़ता था। एनसीईआरटी थी वो मैंने हिंदी में ही पढ़ी है 11th और 12th में। 12th के बोर्ड के भी पेपर मैंने हिंदी में ही दिए हैं। बट मैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखता था वो मैंने इंग्लिश में करे थे। जो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश लेक्चर होते हैं, मतलब बोलते वो हिंदी में बट लिखते इंग्लिश में, वो वाली चीज आप भी स्टार्ट कर दो। सच बता रहा हूँ, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। शुरुआत के 2-3 चैप्टर में आपको दिक्कत आ सकती है। मुझे पता है, केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था ना इंग्लिश में, तब मेरे शुरुआत के 3 चैप्टर थे, उनमें बहुत ज्यादा टाइम चला गया था इन्हीं में, कि जो चीज बता रहा है वो इंग्लिश में, उसको हिंदी में सर्च करो गूगल पर जाकर, एक एक वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहा हूँ। उसमें 3 चैप्टर तो मतलब मेरे ऐसे ही निकल गए थे। चौथे चैप्टर से मुझे चीजें समझ में आने लग गई थी, केमिकल बॉन्डिंग वाले से, वो मैंने अलग पांडे सर से पढ़ा था। तो ऐसे ही आपको भी करना है। हिंदी मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश में जो भी आपको टर्म दिए जा रहे हैं ना, मैं आप जैसे अभी सेट रिलेशन थ्योरी पढ़ाऊं, तो इनके जो हिंदी टर्म है वो आपको पता होना चाहिए। साइड में हिंदी वाली एनसीईआरटी वगैरह रख लेना, या फिर गूगल वगैरह पर सर्च करते जाना। सेट मतलब समुच्चय, रिलेशन मतलब संबंध, फंक्शन मतलब फलन, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपके भी हैबिट में आ जाएंगे ये सारे वर्ड। तो ये चीज आप कर लेना, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नहीं आगे चलकर आपको इंग्लिश की कोई बुक दे जाएगी ना, वो भी नहीं पढ़ी जाएगी। जो बेस्ट कंटेंट होता है ना आगे चलकर मिलता है आपको, वो इंग्लिश वाली बुक ही मिलती है। जो फॉरेन वाली बुक होती है वो पढ़ नहीं सकते आप। फिर आपसे भी पढ़कर समझ नहीं आया तो ये चीज तो फिर आपको पढ़कर ही पता चलेगी। एक बार पढ़ के तो देख लो कोई चैप्टर। तो अभी तो मैंने कराया नहीं है, बट शुरुआत करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में बता देना, टेलीग्राम वगैरह पर पूछ लेना। कोई पर्सनल डाउट हो तो कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट ही करते हैं। सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। डिटेल थ्योरी होगी, थ्योरी की डिटेलिंग देखना आप। इतना डिटेल आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाए या फिर किसी के पेड बैच में मिल जाए तो बता देना। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका अपना फेवरेट क्रिकेट प्लेयर बताना है, तो अलग अलग आप कलेक्शन बताओगे कि मेरा तो फेवरेट विराट कोहली और एबी डिविलियर्स है। किसी दूसरे से पूछूं तो वो बताएगा एमएसडी एंड रोहित शर्मा है। किसी से पूछो जसप्रीत बुमराह, सचिन तेंदुलकर है। अगर ऐसे ही और अगर ऐसे में आपसे पूछूं कि बेस्ट सिटी बताओ इंडिया की, तो सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। मुंबई आगरा बेस्ट है, जयपुर हैदराबाद और राजकोट बेस्ट है। आगरा, जयपुर, राजकोट ये 3 बेस्ट है। तो ऐसे बताते हैं सभी लोग। ऐसे मैं कुछ भी पूछ लूं कि आपकी फेवरेट कलर कौन सा है, तो सारे लोग अपने अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे खतरनाक जानवर बताओ, तो वो अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि ये खतरनाक है मेरे लिए, ये वो है। ऐसे अलग अलग बताएंगे सारे के सारे लोग अपने हिसाब से। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ। और मैथ में हर चीज होती है सिस्टमेटिक। अगर कोई चीज है तो है, सबके लिए है, यूनिवर्सल होनी चाहिए, फिर तो वो सार्वत्रिक, सबके लिए सेम। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके फेवरेट कपड़े कैसे हैं, किस तरह के कपड़े आपको पसंद है, तो कोई बोलेगा मुझे तो राजस्थानी कपड़े पसंद हैं, कोई बोलेगा पंजाबी पसंद है, कोई बोलेगा वेस्टर्न पसंद है। तो वो क्या है, एक कलेक्शन ही तो बता रहा है, किसी चीजों का कलेक्शन बता रहा है। तो उसी कलेक्शन की स्टडी को ही सिस्टमेटिक किया एक मैथमेटिशियन की एंट्री होती है यहाँ पर, जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने 1870 के आसपास अपनी जो सेट थ्योरी है उसका इन्वेंशन किया, मतलब फाउंडर माना जाता है इनको सेट थ्योरी का। अब सेट वगैरह क्या है उसको थोड़ी देर में समझते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, चलो ये तो मैंने बेस्ट सिटी और ये पूछे। अब मैं पूछता हूँ कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, मतलब अल्फाबेट कौन कौन से हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स कौन से हैं, चलो ये सवाल ले लो। वॉवेल्स, इंग्लिश में वॉवेल्स का कलेक्शन बताओ। कलेक्शन ऑफ इंग्लिश, अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिख लो, इन अल्फाबेट। तो क्या जवाब आएगा। किसी एक पर्सन से पूछा तो वो क्या बताएगा, AEIOU। किसी दूसरे से पूछा वो भी बताएगा यही AEIOU। तो ये तो फिट बैठ रहा है ना हमारे मैथ के लिए, कि जिससे भी पूछो वो यही बता रहा है। तो कलेक्शन को मतलब सिस्टमेटिक होता जा रहा है, ये हमारे लिए मैथ के लिए फिट बैठ रहा है। तो हम ऐसी चीजों पर स्टडी कर सकते हैं मैथ पर। और वही काम किया जॉर्ज कैंटोर ने 1870 के आसपास। पूरा मैथ में एक अलग ब्रांच खोल दी इसी चीज ने। इसी जो कलेक्शन का जो हम पढ़ रहे हैं ना, कि किसी ने कलेक्शन बना दिया, ये कलेक्शन ही तो है, सारे वॉवेल का एक कलेक्शन है। तो इसी कलेक्शन की स्टडी को सेट थ्योरी का नाम दे दिया गया आगे चलकर। स्टार्टिंग यहीं
यहीं से हुई, इस क्वेश्चन से हुई कि हम कलेक्शन बना रहे हैं। कलेक्शन दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रैंडम हो सकता है कि किसी से पूछो तो कुछ जवाब दे रहा है, दूसरे से पूछो तो कुछ और जवाब दे रहा है। बट कुछ ऐसे कलेक्शन भी होंगे जहां पर फिक्स है कि यही आएगा, किसी से भी जाकर पूछ लो, यूनिवर्सल है, हमेशा सच होगा। तो ऐसे कलेक्शन होंगे ना, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे जो कलेक्शन है उन्हीं को हम सेट का नाम दे देते हैं कि ये एक सेट है। तो यहीं पर एक स्टेटमेंट आती है कि ऑल सेट्स आर कलेक्शन बट ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट। ये क्या है? अब सिंपल समझो, ये जो सेट होगा वो ऐसा होगा कि मैथ में बिल्कुल डिफाइंड होगा कि पक्का है कि यही होगा। सेट मतलब वेल डिफाइंड, बढ़िया तरीके से डिफाइंड कर रखा है वो मैथमेटिशियन ने, जो मैथ की बुक्स हैं उनमें वेल डिफाइंड होगा कि सेट ये है तो ये है, अगर वॉवेल्स ये है तो यही होगा, चाहे जिससे जाकर पूछ लो, तो उसे बोलते हैं सेट। लेकिन कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। कलेक्शन तो हमारे ये भी थे, किसी एक से जाकर पूछेगा तो वो कोई और बताएगा, दूसरे से जाकर पूछेगा तो इसको बताएगा। तो मतलब कलेक्शन तो अलग अलग हो सकते हैं, बट जो सेट है वो पक्का कलेक्शन होगा। कलेक्शन होगा, ये वाला भी तो कलेक्शन था बट वो सेट तो नहीं था। सेट मतलब वेल डिफाइंड, बिल्कुल सेट वेट होकर ऐसे भी कर सकते हो। तो जो भी सेट होगा वो वेल डिफाइंड होगा, और कलेक्शन तो वो होगा ही, ये कलेक्शन ही तो है। बट जो कलेक्शन होगा, ऊपर हमने राजस्थानी कपड़े और वैसे कपड़े देखे तो वो सबके हिसाब से वेरी कर रहा था, अलग अलग हो रहा था, तो वो सेट नहीं होगा। सारे कलेक्शन सेट नहीं होंगे। तो ये बात बुक्स वगैरह में लिखी मिल जाती है, वही चीज मैंने पढ़ा दी। अब जो जॉर्ज कैंटोर भाई साहब थे, उनकी जो मतलब उन्होंने शुरुआत करी सेट वगैरह की, तो वहीं से मैथ में एक अलग ब्रांच ही खुल जाती है, लॉजिक की। लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, वहीं से हमारा सेट थ्योरी निकलता है, पूरा सेट थ्योरी। और यहीं से देखो चैप्टर बनना स्टार्ट होंगे आपके सिलेबस में। सेट थ्योरी में से आपका फिर निकलेगा रिलेशन, संबंध, फिर उससे निकलेगा आपका फंक्शन, फलन, फिर उससे आपका निकलेगा पूरा कैलकुलस। पूरा कैलकुलस की तो अलग अलग बुक आती हैं। कैलकुलस में आप क्या क्या पढ़ते हो उसको देखो। सेट थ्योरी तो मतलब, सेट मतलब समुच्चय, हिंदी वालों के लिए भी, हिंदी वाले देखते जाएं, जो भी आपका वर्ड वगैरह दिख रहा है ना, उसको साथ ही साथ गूगल पर सर्च कर लें, या फिर एनसीईआरटी की किताब रख लें हिंदी मीडियम वाली, साथ ही साथ देखते जाएं। ज्यादातर चीजों को मैं साथ ही साथ हिंदी में बताता जाऊंगा, लेकिन फिर भी रख लें। फलन, फंक्शन को क्या बोलेंगे? फलन। अब कैलकुलस, कैलकुलस में क्या क्या पढ़ते हो आप? कैलकुलस मतलब कुछ कैलकुलेशन जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें पढ़नी होती है। लिमिट, आपको चैप्टर मिलेगा लिमिट, सीमा जिसे हिंदी में बोलते हैं। कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा अलग चैप्टर होता है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आपको 12th में पढ़ने मिलेंगे, ये आपको 11th में मिल जाएंगे। और इंटीग्रेशन होगा वो आपको 12th क्लास में मिलेगा। और इसी के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको 12th क्लास में मिलेगा। अवकल समीकरण नाम से चैप्टर है एक। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। तो हिंदी में वाले भी साथ ही साथ देखते जाए, अवकलन समाकलन, नाम तो पहले सुन रखे होंगे, या फिर नहीं सुने तो अब सुन लो। ये सबसे ज्यादा टफ चैप्टर माने जाते हैं पूरे 11th 12th में, समाकलन अवकलन, बट है नहीं ऐसा। यहीं से फिर आपको एरिया अंडर कर्व भी देखने को मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व, तो वो चीज भी कैलकुलस में तो निकलती है। मतलब देखो, एक चीज जो कलेक्शन वगैरह चीजें पढ़ रही थी, जॉर्ज कैंटोर ने जहाँ से शुरुआत करी थी, वहां से पूरी ब्रांच निकल गई लॉजिक की, और वहीं से देखो कितने चैप्टर आपके 11th और 12th में मिल चुके हैं। अभी इसके साथ एक मैथमेटिकल रीजनिंग, वो वाला पोर्शन भी यहीं से निकलता है। गणितीय विवेचन, क्या नाम था उसका। तो वहीं से अब सबसे पहले हम सेट थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर कैलकुलस को ही स्टार्ट कर देंगे, या फिर आगे देखेंगे। बट सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन तो हमें एक साथ पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको सेट का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो पड़ गया कि सेट एक कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सबके लिए यूनिवर्सल है। कहीं भी जाकर मैथ में बोल दो कि ये सेट है, तो वो सबके लिए वही होगा। जैसे हमने अभी वो एग्जांपल लिया ना कि वॉवेल्स का कलेक्शन क्या है, वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वो क्या आया था, A E I O U। तो इसको कहीं भी जाकर बोल दो, सारे के सारे इसी का नाम लेंगे, इसी कलेक्शन को बनाएंगे वो। अगर ये लाइन आपने बोली ना, तो यही आपको मिलेगा आंसर सब जगह। तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है, परिभाषित है, अच्छी तरह से परिभाषित है कि ऐसा होता है तो यही होगा, यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सली ट्रू होगा। ये आपको थोड़ी किसी वो मिली, कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली कि सेट ऐसा होता है। अब सेट को डिफाइन कर देते हैं। सेट आपका है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, ये वर्ड भी आपको मिलेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच इज यूनिवर्सली ट्रू। अब ये
ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगी आपको। हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी मतलब ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। मैं खुद हिंदी मीडियम का था, 10th क्लास भी हिंदी मीडियम से करी थी, 12th भी हिंदी मीडियम से ही बोर्ड के पेपर दिए थे। तो ये सारी चीजें मैं बोल तो रहा हूँ, आप गूगल पर सर्च करके करके साइड में एनसीईआरटी रख के इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो, धीरे धीरे इंग्लिश की चीजों को पकड़ो, नहीं बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, सच बता रहा हूँ। तो सेट होगा वो वेल डिफाइंड होगा, अच्छी तरह से परिभाषित होगा सबके लिए। तो एक कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन होगा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न, डिफरेंट डिफरेंट, सेम कलेक्शन नहीं लेगा। जैसे मैं इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि मैंने बोला कि आपके फेवरेट कलर कौन से हैं, फेवरेट कलर्स बताओ। तो कोई किसी ने स्टार्ट करा कि मेरा फेवरेट कलर है रेड, फिर उसने बोला कि मेरा कलर है ब्लू, फिर बोला कि ग्रीन, फिर उसने बोला कि रेड। तो ये जरूरत थोड़ी ना पड़ी। अब यहाँ पर उसने क्या करा है, क्या गलती करी है, उसने रेड को 2 बार लिख दिया, जरूरत थी नहीं बट उसने लिख दिया। तो ये सेट नहीं है, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि उसने अलग अलग ऑब्जेक्ट को लिखना था। वो एक ही बार बोल देता रेड तो कुछ घट जाता उसका, ये 3 ही बोल देता कि रेड ब्लू ग्रीन, उसको बाद में रेड दोबारा बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो इतना है जो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है, तीनों आपके एलिमेंट है वो अलग अलग हैं। वैसे ये एग्जांपल मैंने गलत ले लिया क्योंकि ये एक सेट है नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, हर जगह हर किसी से पूछोगे तो ये ट्रू नहीं होगा। तो ये वैसे मैं उसी को ले लेते हैं, AEIOU, ये एक सेट है। अब उसने फिर से लिख दिया ई और लिख दिया इसी सेट में, तो ये गलत है, ये एक सेट नहीं है। इसको आपको AEIOU यही लिखने होंगे तभी वो सेट होगा। इस आई को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो उम्मीद है थोड़ी बड़ी चीजें समझ में आई होंगी, समय के साथ और चीजें भी समझ में आ जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे देता हूँ कि क्या होता है, सेट होता क्या है। कोई कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है, वो आपको देखना है, सेट है या नहीं है वो। और ये एग्जांपल्स वगैरह मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, और कुछ आपकी सो कॉल्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक होती है ना, दिशा पब्लिकेशन, और पता नहीं कौन कौन सी होती है, ओसवाल, पाथ फाइंडर, अरिहंत, उन सारी चीजों के कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं। तो जो 11th वगैरह में है उनकी एनसीईआरटी भी साथ ही साथ कवर होती जाएगी। बस आपको कंपलसरी है कि एनसीईआरटी करते जाना है, साथ ही में बगल में खोल कर रख देना। ज्यादातर एग्जांपल्स वगैरह जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको तो मैं क्लास में ही करा दूंगा। और किसी को लग रहा हो कि क्या बच्चा वाली चीजें पढ़ा रहा है पूरे लेक्चर में, ये लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है, लेकिन जब ये लास्ट होगा ना, ये लेक्चर लास्ट होने पर लास्ट के जो आधा घंटा होगा वो इतना इंटरेस्टिंग होगा, सच बता रहा हूँ कसम से। मैं इसको पहले लेक्चर को रिकॉर्ड कर चुका हूँ बट उसमें आवाज वगैरह मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लास्ट वाला जो आधा घंटा था वो तो बहुत एपिक था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो ड्रॉपर्स वगैरह है ना उनका भी दिमाग उड़ जाएगा उनको देखकर। ये तो अभी स्टार्टिंग है, मैं बोलता रहा हूँ, ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है, इसको लेक्चर मत देखना, ये डिस्कशन है, इसमें आपको हर चीज पर बात करी जाएगी। तो ये कितना भी लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने घंटे का होगा बट बहुत ज्यादा डिटेल होगा, और उसकी जरूरत भी है। आपको इंटरेस्ट वगैरह बनाना है ना, मैथ को अच्छे से समझना है। अगर सच में वो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, ज्यादातर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, तो ये करना ही पड़ेगा। और ऐसा यूट्यूब पर और किसी पेड बैच में नहीं कर रहा है। अभी जो मैं एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ ना, ये मैंने देख रखा है, जो पेड बैचेस है ना, जो भी आपके प्लेटफॉर्म वगैरह है बड़े बड़े सो कॉल्ड, उनकी मैंने पीडीएफ देखी थी, आज ही देखी थी। उसमें क्या था, ये जो चीज मैंने अभी समझाई है ना, इसकी डायरेक्ट सबसे पहले ही उनके लेक्चर में सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखी होगी। 2 एग्जाम्पल्स थे, एक जो कोचिंग थी उसके में केवल 2 एग्जाम्पल से कराए थे उस टीचर ने, एक कोचिंग थी उसने 5-6 कराए थे, बट वो भी क्या थे, एनसीईआरटी से उठाए हुए थे, या फिर मतलब उसने खुद ने बनाए थे। मुझे लग गया था कि ये खुद ने बनाए हैं। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने नहीं दिए थे। तो अभी आपको दिखेगा कि कितने एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूँ और कितना डिटेल में हम एक एक चीज को समझने वाले हैं। और 11th वालों के लिए तो मतलब अलग ही चीज होने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक से एक एक चीज आपको एक एक टर्म से रूबरू कराया जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ से आई, वो सारी चीज पता चलेंगी। तो बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है कि भारत के नदियों का कलेक्शन बताओ। तो भारत में फिक्स नदी है कि इतनी है, किसी से भी जाकर पूछ लो, गूगल पर डाल दो तो वो वही बताएगा कि ये नदी है। तो ये तो एक सेट है, बट अगर पूछ लूं मैं कि भारत की सबसे मतलब तुम्हारी पसंदीदा नदी कौन सी है, तो ये तो उस व्यक्ति पर आ गया ना कि वो उसकी पसंद कौन सी है, तो वो एक सेट नहीं होगा। तो ऐसे है, अब आपको सेट है या नहीं है वही बताना है। तो अब दूसरा सवाल, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट बताना है। तो वो सेट क्या बनेगा, यही तो बनेगा, विषम होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाए। तो ये
आपका किसी से भी जाकर पूछ लो कि ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, ये आपको 3 कंडीशन उसने बता दी तो आप फिक्स यही लिख दोगे, सारे के सारे यही लिखोगे, तो ये एक सेट है। ऐसे ही अगर आप पूछा कि जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का कलेक्शन बताओ, तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही आपको महीने मिलेंगे। तो किसी से भी जाकर पूछ लो, वो इन 3 का ही नाम लेगा, तो ये भी एक सेट है। अब आपसे पूछ ले कि भारत के सबसे बेस्ट राइटर्स का कलेक्शन बताओ, तो बेस्ट राइटर में तो ये तो फिर अपने पर चॉइस आ गई ना कि किसी व्यक्ति को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा, तो किसी को प्रेमचंद पसंद होगा, किसी को हरवंश राय बच्चन पसंद होगा, तो ये तो सेट नहीं हुआ। ये कलेक्शन तो है बट सेट नहीं है, ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। विश्व के बेस्ट 11 प्लेयर्स बताओ, तो ये भी खुद पर ही है कि आपको कौन सा प्लेयर पसंद है, उसके नाम आप गिना दोगे, तो ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, तो अब क्लास में किसी से भी जाकर पूछ लो, वो सभी का कलेक्शन बनाएगा ना, तो वो सेम आएगा, तो ये आपका एक क्या बोलते हैं, सेट है। क्योंकि क्लास में तो फिक्स स्टूडेंट है, किसी से भी जाकर पूछ लो सभी का नाम लेगा कि क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, सभी का कलेक्शन बनाएगा तो सेम आएगा। 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 100 से कम नेचुरल नंबर मतलब 99 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 99 तक, किसी से भी जाकर पूछ लो यही बताएगा, तो ये सेट है। इस चैप्टर में आने वाले सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन ये एनसीईआरटी से उठाया था। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होंगे, किसी भी लड़के से बोल दो कि इनका कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन बनाओ मतलब अपने नोट्स में इसको सारे क्वेश्चन को रख दो, तो सारे के सारे जो बंदे होंगे ना, वो सारी क्वेश्चन को एक जैसे ही लिखेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उन सभी को अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे, तो ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये भी एनसीईआरटी में ही दे रखा था। तो सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है, आप अपने हिसाब से बताओगे, कुछ बताओगे, कोई कुछ बताएगा, तो ये गलत बात है, ये सेट नहीं है। तभी सम पूर्णांकों का कलेक्शन, इवन इंटीजर कौन से है, 0 2 4 6 ऐसे चलते जाओ, इधर की साइड -2 -4 ऐसे चलते जाओ, तो ये क्या बन गया, ये इवन इंटीजर का सेट बन गया, कलेक्शन है वो सेट बन गया। तो ये किसी से भी जाकर पूछ लो, सारे के सारे सही बताएंगे इसको कि सेट ये है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में ही है, वैसे तो इसको साइड में कर सकता था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है इसमें, द्विघात समीकरण में हम इसे सॉल्व करना सीख रहे हैं, वैसे तो 10th में भी सीखा होगा, 9th में सीखा होगा ये तो, के मूल 2 और 3 आते हैं। मूल मतलब इसमें x की क्या वैल्यू डालें कि ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, तो अगर आप 2 को डालोगे ना, इसमें 2 को डाल के देखो, 2 का स्क्वायर 4 -5 दूनी 10 प्लस 6 कितना आ गया, 0 ही तो हो गया। ऐसे 3 को डालकर देखेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो ये इसके मूल हैं। तो किसी से भी इसको इक्वेशन को सॉल्व करवा लो, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको यही 2 रूट आपको देखने को मिलेंगे, तो सबका सेम आ रहा है, मतलब ये सेट है, इन 2 एलिमेंट का सेट बनेगा, ये है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, बट समझ लो अभी ये ही आपके मूल आएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 यही तो चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, इन्हीं तो नेचुरल नंबर कहते हैं। तो किसी से भी जाकर पूछ लो, इन्हीं को बताएगा ये है नेचुरल नंबर। ऐसे इंटीजर के बारे में पूछोगे तो वो फिर से 0 1 2 3 4 इधर जाएगा, ऐसे -1 -2 -3 ऐसे इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपका इंटीजर बन गया, पूरा सेट ये बन गया। अब पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नहीं होना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ये रहे 1 से लेकर वहां तक, तो ये तो आपका क्या देखने को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब इतना लिया। अब ये तो आपका नेचुरल नंबर थे ना, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर सेम है, कुछ भी बात लिखी है तो समझ जाना वो नेचुरल नंबर बोल रहा है। नेगेटिव इंटीजर यहाँ से यहाँ तक, -1 से -इन्फिनिटी तक। नॉन नेगेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऋणेतर मतलब ऋण नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इन नेगेटिव को हटा दो, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो गया आपका नॉन नेगेटिव नंबर। अब आप ध्यान से देखो, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर बोलते हैं जिनको। देखो हर चीज इसी नंबर लाइन जैसी से निकल आएगा, ये नंबर लाइन जैसी तो है इंटीजर की, इंटीजर मतलब पूर्णांक जिसमें अंक पूर्ण हो, पॉइंट वगैरह में ना हो। 2.3 ये तो टूटा फूटा नंबर है, 2 ये पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तो इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में, धनेतर, धन नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वालों को हटा दो, ये पॉजिटिव वाले हैं इनको हटाओ, 0 -1 -2 ऐसे इन्फिनिटी तक जाओगे, ये नॉन पॉजिटिव नंबर इंटीजर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल मतलब परिमेय संख्याएं, हिंदी वाले एक्टिव हो जाया करें तुरंत, अगर नहीं बता पाऊं किसी वर्ड का हिंदी वर्ड तो गूगल पर सर्च करें तुरंत। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें PYQ फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर देखते ही इसको पता चल रहा होगा Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की 3 मतलब चीजें आपको ध्यान रखनी है, और परिमेय संख्या पर तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ इस लेक्चर के लास्ट में, क्योंकि वहां पर इस पर इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी जो आपका दिमाग उड़ा देंगी सच में। और एक और चीज, जैसे मैं आपको 2/3 लिखा, तो ये एक परिमेय संख्या
है PYQ फॉर्मेट में है, बट क्या अगर आप मैं ऐसे लिख दूं √3/2 तो ये क्या परमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखो ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है, यहाँ पर भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर भी एक पूर्णांक आना चाहिए और यहाँ पर भी पूर्णांक आना चाहिए। मतलब जो PQ है वो आपके पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो √3 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.732 ऐसा होता है ना, तो ये तो टूटा फूटा है ना, यहाँ पर तो पूर्णांक चाहिए हमें, तो ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि PQ आपके इंटीजर होने चाहिए, इसीलिए ये परमेय नहीं होगा। अब इसका सेट कैसे बनाएंगे वो हम लास्ट में देखेंगे, उसमें तो अलग ही चीज, अलग ही मजा है, उसमें दिमाग उड़ जाएगा सच में। पॉजिटिव रैशनल नंबर अब -2/3 है तो इसको हटा दो, पॉजिटिव पॉजिटिव आपको लेने हैं सारे। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है? अपरिमेय मतलब जो परमेय नहीं हो मतलब PYQ फॉर्मेट में जिन्हें ना लिखा जा सकते, जैसे ये, इसको PYQ भाई नहीं, PYQ फॉर्मेट में तो ये भी लिखा जा सकता था, बट यहाँ पर कंडीशन 3 है, जो PQ है वो इंटीजर भी होने चाहिए तो वो परमेय होगा, बट यहाँ पर P और Q, यहाँ पर P वाला टर्म है वो इंटीजर नहीं है, वो तो पॉइंट वगैरह में है, इसीलिए ये अपरमेय हो गया। जो परमेय नहीं है वो अपरमेय हो गया। ऐसे देखो रियल नंबर वही है, सारे जो भी आपको नंबर पता है, वास्तविक संख्याएं पता है, वो सब वास्तविक है। ऐसे देखो, बट आगे चलकर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर मिलेगा पूरा का पूरा 11th क्लास में, सम्मिश्र संख्या के नाम से। अगर सिलेबस देखा होगा तो पता होगा, 11th वालों से बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको कुछ ऐसे नंबर दिखेंगे आयोटा जैसे, तो इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर वहीं पर करेंगे। अब बस समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, सम्मिश्र संख्या भी होते हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं, वो रियल मैथ में काम करती नहीं है मतलब रियल वर्ल्ड में काम करती नहीं है, काल्पनिक होती हैं, वो बस मान ली है, ऐसा समझ लो। ये छोटी मोटी जानकारी इसकी भी हो गई कि क्या इंटीजर है, क्या क्या है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि कोई ये सेट है या नहीं है, ये चीज जान ली, बट मैथ में ये चीजें थोड़ी ना काम आती है। मैथ की अपनी एक भाषा होती है, आपने इसको बिल्कुल कंसाइज वे में एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, उन दोनों को हम देखने वाले हैं। तो अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया कि कलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब पहले जो 5 प्राकृतिक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इनका आपको स्क्वायर का कलेक्शन बनाना है। तो क्या क्या कलेक्शन बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, यही तो कलेक्शन बन जाएगा। तो ये मान लो ये उसका कलेक्शन बन गया, और किसी से भी जाकर पूछ लो वो यही कलेक्शन बनाएगा। तो ये आपका एक सेट है, ये कलेक्शन है, वो एक सेट अवश्य है, ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो अब इसी जो लाइन मैथ में कैसे लिखेंगे? तो मैथ में लिखने के लिए दो तरीके बताए गए हैं, दो रूपों में इसको लिख सकते हो। पहला है, एक तो ये समझो कोई सेट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से, जैसे मान लो A है या B है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का भी तो एक सेट होता है, तो उसको N से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक मझले कोष्टक में जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, उसमें दिखाते हैं 1 2 3, ये इसके एलिमेंट है। इसमें जो भी चीजें आएंगी ना, ये क्या है? एलिमेंट्स, अवयव हैं, एलिमेंट्स अवयव। हिंदी वाले साथ में देखते हैं एनसीईआरटी वगैरह में। तो हमने नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट करा है, तो ये फिक्स है, इसको एन से ही करेंगे। बट ये जो कलेक्शन है, ये हमने मान लिया कि सेट है, मान क्या पता है हमें कि ये एक सेट है, तो उसको हम किसी भी लेटर से, कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। तो ए से मान लो हमने दर्शा दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, फिर 3 का 9 आ जाएगा, 4 का 16, फिर 5 का 25। तो ये जो हमने लिखा है ना, इसे ही बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हिंदी में भी रोस्टर ही बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, इसको हिंदी में लिख लेना टेबुलर फॉर्म। अब दो तरीके बताए थे, एक तो ये हो गया, बट हमें एक और तरीके की आवश्यकता पड़ी। वो क्यों पड़ी उसको मैं लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि वो चीज वहीं पर समझ में आएगी। तो इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंट तो उसको ए से ही करेंगे, तो फिर से कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर कोई एक्स मानेंगे, एक्स सच दैट। अब इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी होगी कि एक्स ऐसा है, एक्स वैसा है, तो उसकी कुछ कंडीशन वगैरह लगा दी होंगी कि एक्स ऐसा होना चाहिए, एक्स ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन आएंगी वो इसके हिसाब से आएंगी, जो चीजें उसने दे रखी हैं उसके हिसाब से। तो उसने बोला है कि एक्स आपका स्क्वायर जैसा होना चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने मान लो एक्स बराबर एन स्क्वायर ऐसे रूप में होना चाहिए। और एक्स के बारे में और क्या जानकारी दे रखी है, वो फर्स्ट 5 एन नेचुरल, मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो उसने बोला है कि जो एन है, जिसका
जिसका हमें स्क्वायर करना है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n बिलोंग्स टू n, अब ये क्या चीज आ गई, बिलोंग्स टू क्या है, इस साइन को बोलेंगे बिलोंग्स टू। इस पर भी आपको एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएंगे, उनको देख लेना। जो 11th वाले हैं या बायो वाले हैं वो भी मतलब देखते हैं वीडियो, बायो वाले भी करते हैं एनडीए के लिए। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये जो n है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। नेचुरल नंबर ये रहे ये। तो ऐसे मैं बोलूँ ना कि तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो 2 है ना, कोई एलिमेंट उसमें से उठा लो, तो 3 है वो बिलोंग कर रहा है n से, n वाले सेट से ये बिलोंग कर रहा है, मतलब 3 n में है। ऐसे ही मैं बोल दूं कि -2 बिलोंग्स टू n, ये तो गलत बात होगी ना, इसमें -2 आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू ऐसे बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ऐसे बोलेंगे। इस पर भी आपको सवाल मिलेंगे एनसीईआरटी में, उनको देख लेना। तो यहाँ पर हमें एक और कंडीशन क्या है कि वो पहले 5 नंबर ही होने चाहिए। तो जो n होगा वो आपका 5 से छोटा या 5 के बराबर ही होना चाहिए। तो ये क्या करा है आपने, पूरा सेट बिल्ड कर दिया। अब यहाँ से आप पूरा सेट को बना सकते हो, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो चीज लिखी है ना उसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। समुच्चय निर्माण रूप हिंदी वालों के लिए। तो इसको सेट बिल्डर बोलते क्यों है, ये उसने ये मतलब एक तरह की कोडिंग जैसी होती है। आप जैसे कोई ऐप वगैरह बनाते हैं तो ऐप के पीछे जो कोडिंग करी जाती है ना वो ये है, बट जो सामने निकल के आता है सिंपल रूप में वो यहाँ से हम बना सकते हैं। ये बिल्कुल कोडिंग है कि हमें एक्स चाहिए, एक्स जैसे एलिमेंट चाहिए, और वो एक्स कैसा होना चाहिए, एन स्क्वायर जैसा होना चाहिए। फिर उसने बोला कि एन यहाँ पर जो चीज रखनी है ना वो नेचुरल नंबर में से आनी चाहिए। मतलब आप कंडीशन डालते जा रहे हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो चीज है। फिर आपने एक और कंडीशन लगा दी कि जो एन है वो 5 से कम होनी चाहिए। तो मतलब पूरी कोडिंग कर दी आपने। अब इसको डी कोड करेंगे सिंपल फॉर्मेट में, डी कोड करेंगे। तो एक्स हमें कैसा चाहिए, एन स्क्वायर रूप का आना चाहिए, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एन 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा होना मतलब 1 2 3 4 5, ये इनमें से डालना है आपको एन की जगह पर। तो एक्स की जगह पर सबसे पहले 1 डालो तो क्या आ जाएगा 1। फिर एक्स की जगह पर आप मतलब एन की जगह पर 2 डालोगे तो 2 का 4 आ जाएगा, एक्स बराबर 4 आ गया। फिर एक्स बराबर 9 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा। 5 डाल दोगे 25 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये तो पूरी कोडिंग थी। यहाँ से पूरा आपने सेट बिल्ड कर दिया, इसीलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। समुच्चय का पूरा निर्माण कर दिया आपने। तो थोड़ी बड़ी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं। आपको कोई बी सेट है, सेट का नाम उसने पहले ही दे रखा है बी है, बी से रिप्रेजेंट करेंगे उस सेट को। तो और क्या बोल रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव नंबर। इवन पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 वही तो होते हैं, पॉजिटिव भी हैं और इवन भी हैं। तो ये आपका कोई सेट है। तो देखो और क्या बोला है, पहले 5 ही लेने हैं, ऐसे इनफिनाइट नहीं ले सकते। तो इसको सेट में कैसे लिखेंगे, रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, 2 होना चाहिए, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 10 यहीं तक ले सकते हो। ये पहले 5 नंबर्स हो गए, ऐसे इवन भी हैं पॉजिटिव भी हैं। अब इसको तो ये तो आपका हो गया रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें बनाना है समुच्चय निर्माण विधि, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी देखना कितना गजब तरीके से उसको हम बनाएंगे। तो अब रोस्टर रूप से अगर आपको बनाना है क्या सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपको पैटर्न ढूंढना होगा, पैटर्न ढूंढना होगा इसमें कि चल क्या रहा है इसमें। अगर मान लो ये वाली लाइन है ना वो नहीं दे रखी होती तो इससे आप डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते, तो उसके लिए तो आपको पहचानना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है इसमें। तो वो पहचानो, यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हो। ये तो सम जैसा है कि 2 4 6, तो ऐसे इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे हमने स्क्वायर हो रहा था ना कि 1 4 9 16, तब हमने पहचान लिया था। ये तो एन स्क्वायर जैसे फॉर्मेट का है, एन स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो कुछ हो रहा है, 2 एन जैसा हो रहा है कि एक एन की जगह पर 1 डालोगे तो ये मिल जाएगा, एन की जगह पर 2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, एन की जगह 3 डालोगे तो ये मिल जाएगा। तो ऐसे फॉर्मेट का हमें एक्स चाहिए, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे लड़की देखने जाते हैं तो वो पूरा बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो वो पूरी कंडीशन डालते हैं कि ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम बताएंगे उसको कि एक्स ऐसा ऐसा होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले बताया कि एक्स है वो 2n जैसी दिखनी चाहिए तो 2n जैसी दिखनी चाहिए मतलब एक्स बराबर 2n जैसा होना चाहिए। ऊपर हमने बताया कि एन स्क्वायर जैसी होनी चाहिए, तो वो हमने बता दिया। फिर क्या बताया, यहाँ पर हम क्या क्या रखकर देख रहे थे, एन बराबर 1 रखा तो फिर ये बन गया, एन बराबर 2 रखा तो ये मिल गया। ऐसे ही हमें कितने 5 तक रखना है, यहाँ पर 10 और ले लो। यहाँ पर एन बराबर 5 तक हम रख सकते हैं, तो 5 रखने पर ये वाला मिल जाएगा। तो हमें एन की भी पता चल गया कि एन एक नेचुरल नंबर है और वो 5 तक हो सकता है, मतलब 5 से छोटा या बराबर हो सकता है। इतनी चीज बताने पर आप अब इसे पूरा मतलब सेट बिल्ड कर सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया।
अब मान लो आपके सामने ये दे दिया, अब इससे ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब यहाँ से सेट बना सकते हो आप, पूरा आप बना सकते हो। ये पीछे की कोडिंग हो गई। अब इसको आप डिकोड करके सिंपल फॉर्मेट में ला सकते हो। ये मान लो कोई ऐप है, इंस्टाग्राम मान लो, यूट्यूब मान लो, यूट्यूब के पीछे जो कोडिंग करी है डेवलपर वगैरह ने, वो है ये ऐसे कोडिंग करी है कि एन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट जो यूजर है, जो चला रहे हैं उसको तो सिंपल फॉर्मेट में चाहिए ना, कि वीडियो यहाँ पर दिखनी चाहिए, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन होना चाहिए, लाइक का बटन होना चाहिए, ये चीज तो उसको दिखनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे की कोडिंग कुछ ऐसी होती है, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग चल रही है। तो यहाँ पर अब हम डिकोड करेंगे सिंपल आम आदमियों के लिए। तो एक्स कैसा होना चाहिए, 2n फॉर्मेट का होना चाहिए, और n क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए। 5 4 3 2 1 इनको रखकर देखेंगे इसमें। और नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे चलना चाहिए। तो पहले हमने 1 डाला तो क्या आया, 2 आया एक्स की जगह पर। फिर 2 डालेंगे तो 8 10, 5 डालने पर 5 10। तो ये देखो, इस सेट बिल्डर फॉर्म से आपने सेट बिल्ड कर दिया, सेट बिल्ड कर दिया। अब आ रही होगी आपको फील कि क्यों इसको सेट बिल्डर बोला जाता है। एक एक वर्ड का आपको पता चल रहा होगा कि क्यों, किसको क्यों बोल रहे हैं इसको। पूरी डिकोडिंग है भैया। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब पूरी कोडिंग, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कंडीशन डाल दी तो ऐसा चलता है। अब इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। ये सिंपल है, ये भी देख लो, एनसीईआरटी से भी है। कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो किसी से भी जाकर पूछ लो, वो बता देगा कि कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं। ये सेट तो है, तो अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो ए से हमने रिप्रेजेंट करा, तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होंगे वो सारे के सारे लिख दो। बी सी डी ई छोड़ दो, एफ जी, ऐसे करते करते वाई जेड ऐसे लिख दो। तो ये क्या बन गया आपका, रोस्टर रूप बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। बट इसी को हम वैसे भी तो लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स ऐसा होना चाहिए, सच दैट ऐसा होना चाहिए कि एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें तो ज्यादा मजा आया नहीं, ऊपर वाले में मजा आया होगा। तो यही होता है कि अब एक्स कुछ भी डाल लो, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट डालते जाओगे तो यही आपको मिल जाएगा, सेट बिल्ड हो जाएगा। तो थोड़े एनसीईआरटी के एग्जांपल उठा लेते हैं, जिससे आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी और इसके बारे में, और कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। आगे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी तो मजा आने वाला है। ये तो अभी थोड़ी झलकी आती है कि क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब देखो, समीकरण दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखो। इसके जो हल आएंगे ना, उसका समुच्चय लिखना है रोस्टर रूप में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा। गुणा करने पर -2 आना चाहिए, जोड़ने पर +1 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, +2 गुणा -1 ऐसे करें तो -2 आ जाएगा, जोड़ोगे इसको तो +1 आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन लेंगे, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। -1 कॉमन लेंगे, x + 2 आ जाएगा। फिर x + 2 कॉमन लेंगे, x - 1 यहाँ पर आ गया, बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तभी तो दोनों का गुणा होकर 0 आएगा। तो यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी, x = -2 मिलेगा और x = +1 मिलेगा। तो इसी का समुच्चय बनाना है, रोस्टर रूप में बनाना है। तो सिंपल किसी कर्ली ब्रैकेट में आप 1 और -2 को रख दो, तो यही रोस्टर रूप बन गया। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। एग्जांपल नंबर 1 था, एनसीईआरटी साथ में रखना, जो लोग 11th में हैं वो। ऐसे अब ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, अब इसको रोस्टर रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पूरी डिकोडिंग करनी है। अब तो आपको ये आपकी डिकोडिंग चलेगी। तो यहाँ पर देखो, उसने बोला कि x एक धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं। बट ये तो तुमको दिख रहा होगा, ये तो नेचुरल नंबर है, तो ये वही है। धन पूर्णांक बोल लो, पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, या फिर नेचुरल नंबर बोल लो, वही है। एक ही शब्द के दो रूप। और वो बोल रहा है कि x का स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो जो भी जहां पर x आएगा ना इस पूरे सेट में, उसका स्क्वायर 40 से कम आना चाहिए। तो इसमें से मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव नंबर रखो जिनका स्क्वायर करने पर 40 से कम आए। तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 40 से कम आएगा। 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो तो 36, 40 से कम ही है। 7 रखोगे तो वो 49, 40 से कम नहीं है, वो ज्यादा हो गया। तो 7 नहीं रख सकते, केवल इतना ही रख सकते हैं। ये क्या है, आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। तो ऐसे ये सिंपल सवाल है। समुच्चय दे रखा है, कोई मतलब सिंपल है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में मतलब रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ये सिंपल आपके सामने सॉफ्टवेयर है, अब इसकी कोडिंग करनी है आपको। तो कोडिंग करो, कैसे करोगे कोडिंग, कि
x ऐसा होना चाहिए, मान लो ये आपका कर्ली ब्रैकेट, x के बारे में आपको मतलब बिल्कुल सेटिंग करनी है कि x ऐसा होना चाहिए, x वैसा होना चाहिए, ये पूरी कोडिंग कर दो इसमें। तो वो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि ये इसमें चल क्या रहा है। तो रोस्टर रूप को पूरा पैटर्न को पहचानो, मैं हर बार इसी वर्ड का यूज करूंगा। इसमें पैटर्न ढूंढो कि चल क्या रहा है, किस रूप में है। मैंने बताया ना, लड़की ढूंढने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर जैसा होता दिख रहा है, तो एन स्क्वायर रूप की होनी चाहिए, ऐसा रूप होना चाहिए उसका। तो एक का स्क्वायर फिर दो का स्क्वायर, यहाँ पर इसी रूप के ही तो आ रहे हैं। तो हमें एक्स ऐसी चाहिए, ऐसी हमें एक्स चाहिए। तो एक्स आपको एन स्क्वायर रूप की चाहिए। और वहां पर एन क्या है, देखो यहाँ पर चलता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमने एन कहाँ से डालना चालू किया था, एक डालेंगे सबसे पहले तो एक आ जाएगा, दो डालेंगे तो फिर चार आ जाएगा, मतलब एक से ही स्टार्टिंग हो रही है, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक डालते जाओ तो इन्फिनिट यहाँ पर एलिमेंट आते जाएंगे। तो एन है वो आपका नेचुरल नंबर है। ये दो बातों से ही आप पूरा सेट बिल्ड कर सकते हो। अब ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसको आप सिंपल डिकोडिंग करके भी तो देख सकते हो, आपको कैसे कैसे एक्स चाहिए। यहाँ पर एन आपका नेचुरल नंबर से है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 ऐसे आप डालते जाओ, आपको एक्स मिलता जाएगा। तो एक्स एक डालोगे तो 1 आएगा, फिर 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा, 4 डालोगे तो 16 आएगा, ऐसे करते जाओ। ये आपका सेट देखो फिर से वही आ गया ना, सेट बिल्डर से हमने रोस्टर रूप निकाल दिया। तो ऐसे आपको पूरा फील के साथ करना है, बिल्कुल कोडिंग चल रही है, सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं हम। अब ये है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लगाना दिमाग, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन चालू होंगे, इसे बोल लेंगे, मतलब अभी नहीं बताएंगे। इसमें फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको अगर रोस्टर रूप दे रखा है, रोस्टर रूप दे रखा हो तो सबसे पहले उसमें पैटर्न ढूंढो कि चल कैसा रखा है, हमें कैसा रूप चाहिए। यहाँ पर हमें एन स्क्वायर रूप चाहिए, तो एक्स हमारा कैसी होनी चाहिए वो यहाँ से देखो। तो ध्यान से देखोगे तो 1 2 2 3, मतलब नीचे वाला एक बढ़ के आ रहा है। तो हमने मान लो ऊपर एन लिया तो नीचे एक बढ़ के आ रहा है एन से, तो इस रूप का हमें एक्स चाहिए। तो पहली हमने कोडिंग क्या करेंगे, एक्स हमें कैसी चाहिए, एक्स सच दैट कैसा होना चाहिए, एक्स एक्स हमारा इस रूप का होना चाहिए, ऐसी उसकी रूप होना चाहिए। शायराना अंदाज है बट समझ में आ रहा होगा आपको। और फिर क्या है, यहाँ पर एन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है। पहले एक डालोगे तो एक ऊपर, नीचे भी एक और एक 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 डालोगे, एक डाला 2 डाला 3 डाला, ऐसे डालते जा रहे हैं। तो कहाँ तक डाला है, 6 तक डाला है। तो जो एन है वो हमने कहाँ तक डाली है, एन आपकी 6 से कम ही होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। एन नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर आपने ये नहीं लिखा तो फिर तो आप मतलब आपने बस इतना लिख दिया कि एन 6 से छोटी होनी चाहिए, फिर तो आप माइनस में भी ले जाओ, कुछ मना ही थोड़ी ना है, आपने बस इतना बोला है। बट उसको रोकने के लिए कि माइनस में ना जाए, उसके लिए हमें एक और कोडिंग करनी पड़ेगी कि एन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे आपको ये पूरा सेट बिल्ड हो गया। तो ये पैटर्न पहचानना आना चाहिए कि किस रूप की है वो एक्स। तो अब यहाँ पर एक और चीज समझो, जिसे आप बोलते हो फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज ये एनसीईआरटी में मुझे लगा नहीं था कि दिया होगा, बट दे दिया है उसने। फिबोनाची सीरीज है बिल्कुल ये, कि फिबोनाची सीरीज मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो कि पिछले वाले टर्म से कुछ कनेक्शन होगा, पिछले एलिमेंट से कनेक्शन होगा अगले वाले के लिए, अगले वाले का पिछले वाले एलिमेंट से कनेक्शन होगा, ऐसे याद रखो इसको। यहाँ पर देखो कनेक्शन, पिछले वाले का 2, यहाँ पर 2, पिछले वाले का 3, यहाँ पर 3, तो ऐसे फिबोनाची सीरीज चलती है। अब इसी के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। तो फिर से ये आपके सामने है एक रोस्टर रूप, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताना है इसका। तो रोस्टर रूप देखते ही आपको क्या करना है, आपको पैटर्न ढूंढना है कि एक्स हमें कैसी चाहिए, किस रूप की होनी चाहिए एक्स। एक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाली एक्स की। तो यहाँ पर देखोगे तो ध्यान से देखो, 1 2 मतलब एक बढ़ के आ रहा है, बट यहाँ पर तो 2 5 ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, 3 10 4 16, बट एक चीज दिख रही है, ये 9 के करीब है, ये 16 के करीब है, ये 4 के करीब है। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर आपका मान लो n हुआ तो नीचे n स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पर 1 रखा तो नीचे भी 1 प्लस 1 1/2 आ गया। फिर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। 3 रखा तो 3 स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया। 4 रखा तो ये हो गया। और तो हमारा जो x होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, x सच
सच दैट x हमारा इस रूप का होना चाहिए n बटे n स्क्वायर प्लस 1 के रूप का। और जो n है यहाँ पर जो n रख रहे हैं वो क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, यही 4 चीजें रख सकते हैं। तो n आपका 4 से छोटा होना चाहिए और ये नेचुरल नंबर ही भी होना चाहिए, तभी तो वो नेगेटिव नहीं होगा। लैपटॉप कर रहा है बहुत ज्यादा हैंग। तो ये आपका बन गया समुच्चय निर्माण फॉर्म, या फिर जिसे सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर में पहुंचना तो बहुत आसान है, बस यहाँ पर पैटर्न फाइंड करके यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में पहुंचना, सेट बिल्डर फॉर्म में पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है। यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में क्या है, एन आपको पता है कि 4 से कम रखनी है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 यही रख सकते हैं। तो इनको रख रख के आपको 4 और x मिल जाएंगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यहाँ से पैटर्न फाइंड करके यहाँ पर पहुंचना वो है असली मजा। अब और मजा लो इसका, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, नहीं ऊपर वाला एनसीईआरटी में था। अब ये क्या है, इसको अब फिर से इसमें पैटर्न ढूंढो, रोस्टर रूप देखते ही पैटर्न ढूंढो कि हमारी x कैसी होनी चाहिए, हमारी x कैसी होनी चाहिए। कि ऊपर तो आपको 1 1 1 दिख रहा है, तो हमारी x में 1 तो ऊपर आएगा ही। नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, कुछ दिख रहा है 1 3 5 7, ये तो ऑड नंबर चल रहे हैं, विषम संख्याएं चल रही हैं। तो विषम संख्या लिखने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास, 2n+1 या फिर 2n-1। कौन सी चीज कहाँ पर इस्तेमाल करती है, कई लोगों को तो यही नहीं पता रहता। अब यहाँ पर मान लो आपने n की जगह पर 1 डाला तो क्या क्या निकल के आएगा, सबसे पहले 3 निकल के आएगा, फिर 2 डालोगे तो 5 निकल के आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, ऐसे 7 9 ऐसे निकल के आएगा। बट यहाँ पर n बराबर 1 डालो, क्या निकल के आएगा, 2 - 1 1, 2 डालोगे तो 3 निकल के आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे चलना है। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से। तो 1 से स्टार्टिंग कौन से वाले फॉर्म में हो रही है, इस वाले फॉर्म में, तो हमें नीचे इसी वाला फॉर्मेट चाहिए, 2n-1 वाला फॉर्मेट। हमारी x ऐसी होनी चाहिए। अगर यहीं केवल इतने से स्टार्ट होता ना, तो पहला एलिमेंट हमारा 3 होता, तो हम इस वाले फॉर्म को इस्तेमाल करते। तो इनको ध्यान रखना कि कब कौन सा क्या इस्तेमाल करना है। एक एक चीज बोल तो रहा हूँ, बाई वाले हो या फिर 11th वाले हो, सारी चीज समझ में आ जाएगी तुमको। तो हमें सेट बिल्डर बनाना है, हमें कोडिंग करनी है। x हमारी कैसी होनी चाहिए, x हमारी 1/2n-1 फॉर्मेट की होनी चाहिए, ऐसे रूप की होनी चाहिए। और n हमारे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर देखो n आपका 7 तक जा रहा है, 7 तक, मतलब 3 डालोगे तो 3 दूनी 6 - 5 आएगा, 4 डालोगे तो 4 दूनी 8 - 1 7 आएगा। मतलब ये 4 संख्या ही हमें डालनी है। तो n है वो हमारी 4 से कम होनी चाहिए और n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी कोडिंग हो गई। इसको डिकोड करोगे तो यही आ जाएगा। देखो n आपको 4 से कम चाहिए, 1 डाल कर देखो, यहाँ पर 1 डालोगे तो 1/2 - 1 मतलब 1 ही बन जाएगा। 2 डालोगे तो 2 दूनी 4 - 1 1/3 बन जाएगा, फिर 1/5 बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। 4 डालोगे तो 4 दूनी 8 - 1, ये वही तो बन गया, यही तो बन गया। तो ऐसे आपको सेट बिल्ड करना है। असली मजा तो यहाँ पर आ रहा होगा ना, वो शुरुआत में हिस्ट्री वगैरह में भी आपको आया होगा कि कहाँ से जॉर्ज कैंटोर आ गए, उसमें भी मजा आया होगा तुमको। बट इतना डिटेल में कराते नहीं है अब तक। तो मैं मतलब सेट के जो टाइप है वो भी करा चुका होता, बट असली जो इंटरेस्ट है, जहाँ से मतलब आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, वो ये है। इतना डिटेल में थ्योरी पढ़ो। जो एनडीए 1 2024 का पेपर देकर आए होंगे वो तो यही बोल रहे हैं कि थ्योरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ो। तो अब ये आ गया, ये फिर से मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, ये फिर से आपकी फिबोनाची सीरीज है। मतलब पिछले वाले से अगले वाले में कुछ कनेक्शन होगा। बिल्डर फॉर्म ही तो है, सेट बिल्डर फॉर्म। इससे आपको रोस्टर रूम में पहुंचना है। तो रोस्टर रूम में तो पहुंचना बहुत आसान है। A1 उसने दे रखा है, आपको AN बनाने हैं। यहाँ पर A1 A2 A3 ऐसे करते करते आपको चले जाना है। उसने कोई लिमिट नहीं दे रखी, n तक जा सकते हो, मतलब अनलिमिटेड है। तो हमें A1 A2 A3 इनकी वैल्यू चाहिए। तो A1 की तो उसने बोल दिया है कि 1 है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप, और जो n है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ n की जगह पर। हमने 1 से स्टार्ट करा तो A1 यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमने 1 डाला तो A2 आया। तो A2 बराबर 3A1। A1 की वैल्यू हमें पता है 1 है, यहाँ पर 1 डालेंगे तो A2 क्या आ जाएगा 3। अब ऐसे ही अगर हम n की जगह पर 2 डालें, यहाँ पर 2 डालें तो 3A2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 डालोगे तो 3 आ जाएगा। तो A3 जो तीसरा टर्म हमें जहाँ लिखना है वो कितना आएगा, 3 × A2। A2 क्या है 3, मतलब पिछले वाले का 3 से गुणा करते जाना है। 3 मतलब 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर A3 डालेंगे तो यहाँ पर A4 आ जाएगा। तो मतलब A3 का 3 से गुणा करेंगे तो ये A3 है, इसका 3 से गुणा करेंगे तो 27, फिर 27 3 81 होता है। तो ऐसे करते जाएंगे, मतलब पिछले वाले को 3 से गुणा करते जाना है। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता था, पिछले वाले से कनेक्शन होता था। तो पिछले वाले को 3 से गुणा करा, 3 आ गया, फिर 3 से गुणा करा 9 आ गया, 9 का 3 से करा 27, 3 का गुणा 81, ऐसे करते जाओ। तो ये आपने डिकोडिंग करी। अब देखो, अब हम इसका सेट बिल्ड करेंगे, उसमें तो अलग ही मजे हैं।
तो इस वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या करा था, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, उससे हमने मतलब A1 A2 इसमें रखते गए और आपको सीरीज मिल गई, फिबोनाची सीरीज मिल गई। अब नीचे हमें ऐसा कुछ दे रखा होगा फिबोनाची सीरीज में ही, मतलब पिछले वाले का कुछ कनेक्शन होगा अगले वाले से, तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब वो चीज आपको पैटर्न फाइंड करना है और वैसी एक्स हमें रखते जाना है। तो अब पैटर्न फाइंड करना होगा सबसे पहले, तो इसमें रोस्टर रूप में मतलब पैटर्न फाइंड करो। तो यहाँ पर पैटर्न ढूंढोगे तो 0 1 1 2 3 5 कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट ध्यान से देखोगे तो 5 और 8 को जोड़ने पर 13 आ रहा है, 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, 1 1 को जोड़ने पर 2 आ रहा है, 0 1 को 1, मतलब पिछले 2 को जोड़ने पर अगर मारा है तो पिछले वाले से अगला का कनेक्शन है, मतलब फिबोनाची सीरीज है ये। तो वही चीज हमें यहाँ पर सेट बिल्ड करेंगे, मतलब पूरी कोडिंग जैसी करेंगे अब इसकी की कैसे इसका सॉफ्टवेयर जैसा बनाया जा सके। तो उसके लिए हमें कैसी एक्स चाहिए, एक्स हमें ऐसी चाहिए कि पिछले 2 का सम हो। तो जैसे हमने ऊपर A1 A2 करा ना, वैसे ही हमें करना है। ये आपका क्या है, A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ऐसे मान लो ये A4 है। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो A3 है वो आपका A1 प्लस A2 ये होना चाहिए, तभी तो हमें ये चीज मिल रही है। A3 है एक, A1 क्या है 0, A2 क्या है 1, तो इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर A4 करेंगे, वो पिछले 2 का सम होना चाहिए, A3 और A2 का। A3 क्या है यहाँ पर 1, A2 क्या है 1, 1 1 जोड़कर 2 आ गया, तो A4 क्या आया 2 आ गया। तो ऐसा हमें X चाहिए, मतलब AN चाहिए। यहाँ पर AN इस्तेमाल करेंगे कि हमें ऐसे AN चाहिए, A1 A2 A3, वही तो हम बना रहे हैं, ये A1 A2 A3 यही तो हमें बनाने हैं। तो हमें AN ऐसे AN चाहिए, कैसा AN चाहिए कि वो पिछले 2 का सम हो। तो यहाँ पर मान लो हमने कोई A1 यहाँ पर तो नहीं रखेंगे, वो पिछले 2 का सम होना चाहिए, मतलब AN-1 होना चाहिए प्लस AN-2 होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं कि पिछले 2 का सम नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। बट इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं कि पिछले 2 का सम अगला हो, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, या फिर चलो इसी से समझ लो। तो पहली कंडीशन तो ये हुई, इसको एनालाइज करेंगे कि पिछले 2 का सम अगला होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मान लो आपने n बराबर 1 रख दिया, तो ये क्या आया A-1, तो A-1 वाला टर्म तो कुछ है ही नहीं, ये पहला टर्म है A1, ये A2, तो यहाँ पर A-1 तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब यहाँ पर हमें n की भी सेटिंग करनी पड़ेगी कि n क्या क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो n यहाँ पर अगर आप 2 रखोगे तो A0 आएगा, यहाँ पर A0 वाला टर्म तो कुछ होगा नहीं, A1 तो शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमें 3 रखना पड़ेगा n को, n अगर आप 3 रखोगे तो यहाँ पर A1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, A1 और A2 को जोड़ने पर यहाँ पर 3 रखोगे तो A3 आ जाएगा। और यही चीज तो हमें चाहिए थी कि पिछले 2 का सम अगला हो। तो n हमें 3 तो चाहिए ही चाहिए होगा, उससे फिर ऊपर रखते जाओ, 3 रखो 4 रखो 5 रखो, ऐसे अनंत तक रखते जाओ। तो ये चीज चाहिए, मतलब n हमें 3 से बड़ी चाहिए, 3 भी ले सकते हैं, तो 2 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर उसे लिख सकते हैं कि n 3 से बड़ी होनी चाहिए और 3 भी हो सकती है। तो ये 2 तरीके हैं, या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, कुछ भी लिख लो। फिर n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि 3 से बड़ी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 बटे मतलब ऐसा कर दो कि 10 बटे 3 से बड़ा लिखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी डाल दो, कि आप डाल रहे हो 31.5, ऐसा कुछ नहीं डाल सकते। तो उसको रोकने के लिए आप डाल दो √31, तो ऐसा कुछ नहीं डाल सकते। उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि n है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और एक और चीज, अभी हमें यहाँ पर तो मान लो आपने डाल दिया, आपने A1 डाला, मतलब n बराबर 3 डाला, तो ये चीज आपको निकल गया ही, बट इससे कुछ मिला तो हमें है ही नहीं। हमें पहले 2 टर्म मिलने तो पता तो होना चाहिए, जिससे हम तीसरे को निकालें। पिछले 2 का सम अगला होता है, तो हमें ये दोनों तो पता ही होना चाहिए, उन दोनों को जोड़कर हम अगला निकालेंगे। मतलब हमें A1 भी पता होना चाहिए कि क्या है, A2 भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है, तो इनकी भी हमें बताना पड़ेगा। अगर हमें ये सीरीज बनानी है तो A1 आपको 0 रखना है, ये आपको बताना पड़ेगा, A1 0 रखना है और A2 आपको 1 रखना है। अब इससे आप पूरा सेट बना दोगे। ये पूरी कोडिंग हो गई। अब इसको डिकोड करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो आपको ऐसे A1 चाहिए जिसके पिछले 2 का सम अगला हो, तो हमें ऐसे AN चाहिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले n क्या डाल सकते हैं, 2 से बड़े होने चाहिए, मतलब 3 से स्टार्ट है, 3 डालो 4 डालो 5 डालो, ऐसे डालते जाओ। और A1 आपको पता है, A2 पता है, तो AN हमें रूप चाहिए। यहाँ पर A1 हमें 0 पता है, A2 हमें 1 पता है, तो अब हमें चाहिए A3। यहाँ पर A3 कब आएगा, यहाँ पर हमें n बराबर 3 डालो, तो A3 आ गया। A3 कब मिलेगा, n बराबर 3 डाला, तो यहाँ पर A2, यहाँ पर A1, मतलब A1 और A2 को जोड़ने पर A3
A3 मिल जाएगा। ये A1 ये A2 A3 कब मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, एक आ गया। अब ऐसे A4 निकालो, यहाँ पर 3 2 A3 को जोड़ो और A2 को जोड़ो, तब आपको मतलब A3 को जोड़ो A2 को जोड़ो तो A4 मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर A4 मिल गया। अब ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो A5 मिल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो A6 मिल जाएगा 5। फिर ऐसे जोड़ते जाओ, अगले पिछले का 2 का सम अगला होना चाहिए 8 5 8 13। ऐसे आपको पूरी सीरीज मिल गई। अब देखो ये यही तो थी, मतलब हमारा पूरा जो प्रोग्रामिंग करी थी हमने, जो सॉफ्टवेयर बनाया था कोडिंग करके, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। उसने वही सीरीज हमें वापस दे दी। अब इसी काम को करने के लिए एक और तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। बताओ कैसे? हमें ये माइनस वाले टर्म, हमें ये वाली चीज नहीं चाहिए कि n 3 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिंपल ऐसे चाहिए कि an है और an+1 है, वो आपका an+2 के बराबर आ जाए। इससे भी तो हमें वही चीज मिल रही है कि हमने मान लो यहाँ पर n बराबर 1 डाला, यहाँ पर कितना आएगा A2 आ जाएगा, यहाँ पर A1 ये A2, यहाँ पर a बराबर 1 डालोगे तो A3 बन जाएगा। तो मतलब पिछले A1 A2 पिछले दो टर्म का सम करने पर A3 मिल जा रहा है। तो इसको भी तो हम इस वाली चीज की जगह पर डाल सकते हैं, इतने की जगह पर हम इसको भी डाल सकते हैं। तो ये चीज वैसे टीचर वगैरह कराते नहीं है, बट ये खुद से ऑब्जर्व करनी होती है क्वेश्चन करते वक्त। तो इसकी कोडिंग करते हैं। तो ये मान लो हमें ऐसा an चाहिए कि वो an+1 बराबर an+2 ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर n आप अब कुछ भी डाल लो, n आप नेचुरल नंबर में से कुछ भी डाल लो, यहाँ पर A1 डालो 2 डालो 3 डालो, कुछ भी डालते जाओ। तो n आपका n से हो गया। अब हमें वो नहीं करना पड़ा कि n 3 से बड़ा होना चाहिए या वो करना चाहिए, वो हम बच गए यहाँ से इस तरीके से लिखने पर। और क्या हमें बताना पड़ेगा? हमें दो टर्म तो फिर भी बताने पड़ेंगे, पहला और दूसरा टर्म तो बताना पड़ेगा। उन दोनों को जोड़कर ही तो तीसरा टर्म आएगा। हमने A1 फिर से बता दिया कि 0 है और A2 आपका 1 है, ये चीज आपको बस बतानी पड़ेगी। अब इससे देखो फिर से ये आपने कोडिंग करी। एक जो प्रोग्रामर था ना, उसने अलग तरीके से कोडिंग करी थी ऊपर, दूसरा एक स्मार्ट वाला आ गया, उसने एक टर्म को बचा दिया और इस तरीके से उसको लिखा कि आपका सॉफ्टवेयर फिर भी वही काम करेगा। यहाँ से फिर से कोडिंग करके डिकोड करो उसको। हमें A1 A2 A3 ऐसे करते करते चाहिए, इन्फिनिटी तक चाहिए। तो उसी को फिर सिंप्लीफाई करेंगे। हमें A1 चाहिए, A1 उसने दे रखा है 0, A2 आपको दे रखा है 1, ये वाला। अब A3 कैसे निकलेगा? यहाँ पर हमने n बराबर 1 डाला, an मतलब 1 1, यहाँ पर 1 डाला, n की बराबर n बराबर 1 डाल रहे हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर A2 यहाँ पर A3 के बराबर आ जाएगा, मतलब A1 और A2 को जोड़ने पर A3 आएगा। A3 की जगह पर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 1। फिर A4 कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ दो, A4 यहाँ पर डालो, A4 3 2, वैसे ही तो होगा, n बराबर 2 डाला तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। A2 और A3 को जोड़ दो, A4 मिल जाएगा। A2 A3 को जोड़ दो, A4 मिल जाएगा। ऐसे A5 करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दो 3, इन दोनों को जोड़ो 5, इन दोनों को जोड़ो 8, इन दोनों को जोड़ो 13। फिर से तो वही सीरीज बन गई। तो अब आप इसको नोट्स में लिख लो कहीं शॉर्ट में कि पिछले दो का सम पूछे, पिछले दो एलिमेंट्स, पिछले दो अवयवों, पिछले दो एलिमेंट्स का सम अगला एलिमेंट दे, अगला एलिमेंट हो। तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला है कि an+1 बराबर an+2 ऐसे कर दो, या फिर an बराबर an-1 प्लस an-2 ये कर दो। यहाँ पर आपकी n होगी वो 3 से बड़ी ही होनी चाहिए और 3 भी रख सकते हो, क्योंकि फिर a-1 ऐसा कुछ टर्म मिलेगा वो हम ले नहीं सकते। और यहाँ पर आप n बराबर 1 2 3 कुछ भी ले लो, नेचुरल नंबर ले लो यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं, और ये वाला थोड़ा अच्छा है, इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि n 3 से बड़ा लेना है। सिंपल n बराबर 1 डालो, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर आपने 1 डाल दिया, यहाँ पर तो ये A0 हो जाएगा, ये आपका A-1 हो जाएगा। तो ये तो कोई टर्म होता ही नहीं है, पहला टर्म दूसरा टर्म होता है। 0वां टर्म -1वां टर्म कौन सा आ गया? तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा, यहाँ पर फिर 2 आएगा, A2 आएगा, यहाँ पर A1 आएगा। तो ये मस्त बैठता है, n आपको 3 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन की समरी। तो मजा तो आपको आ गया होगा इन दो क्वेश्चन को करके, फिबोनाची सीरीज में मजा आ गया होगा। अब ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी में, प्रश्नावली 1.1 का ही है। इसको कर लेना है 1.1 को। वैसे तो मैंने एग्जांपल्स वगैरह करा दिए हैं और ज्यादातर मैंने करा दिए हैं, तो कुछ बचे हैं उनको कर लेना खुद से। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। अब इसको हमने रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जो चीज दे रखी है वो करते जाओ। एक्स आपका मतलब यहाँ पर एक्स नहीं, बी आपका कोई सेट है, एक्स आपका पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करते जाओ, -1 -2 -3 ऐसे करते माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ, प्लस इन्फिनिटी तक इधर। और जो हमारा x है वो आपका इन के बीच में होना चाहिए, -1/2 मतलब 0.5 -0.5, इससे तो बड़ा होना चाहिए, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए, और इंटीजर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये तो टूटे मूटे हैं, पॉइंट्स में लगे हुए हैं, हमें पूरे चाहिए। तो 0.5 से बड़ा इंटीजर क्या है? यहाँ पर आपका कहीं 0.5 आएगा, -1 0 के, तो इसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा,
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5, तो 4 तक आपको लेना है, उसके बाद तो 4.5 आएगा। तो ये 5 चीजें आपकी इस सेट में आएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, इतना ले सकते हो। अब देखो x आपका पूर्णांक है तो सारे के सारे आपके पूर्णांक है, और ये सारे के सारे आपके इतने से इतने के बीच में आ रहे होंगे, 0.5 से 4.5 के बीच में ही होंगे, ये आपके वो उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कंडीशंस है, उनके हिसाब से हमें कोडिंग करनी होती है, डिकोडिंग करनी होती है। ये आपका रोस्टर रूप बन गया। तो ये आपका क्या है, रोस्टर रूप बन गया। अब अगला सवाल देखो, ये मैंने खुद से ले लिया है, यहाँ पर कई लोग गलती कर जाते हैं, छोटी सी गलती कर जाते हैं। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर रूप में बदलना है, तो उसको ऐसे एक्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो 20 से कम आए, और एक्स आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जाओ, 5 ऐसे, इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते जाओ इन्फिनिटी तक। तो हमें ऐसे एक्स चाहिए जिनका स्क्वायर 20 से कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा, वो 20 से कम है, तो ये आपका चल जाएगा। -5 नहीं चलेगा क्योंकि उसका स्क्वायर करने पर 25 आएगा, वो 20 से बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेकर -3 से लेकर इतने तक आप सारा का सारा पूरा सेट बना दो इसको, तो यही आपका पूरा सेट बन जाएगा, इसका रोस्टर रूप बन जाएगा। अब इनको रखकर देख लो, किसी का भी स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा, वो 20 से कम है, मतलब इस वाली चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। बट कुछ लोग गड़बड़ क्या कर जाते हैं, वो एक्स स्क्वायर को ही इसमें लिख लेते हैं। वो क्या करेंगे, 0, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 नहीं लेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 से ऊपर चला जाएगा। तो तुमने किया क्या है, वहां पर वो पूछ क्या रहा था कि ऐसे एक्स बताने हैं, बट आपने बता किया दे ऐसे एक्स स्क्वायर बता दिए। अगर आप इसको एक्स होता ना तो इसको यहाँ पर डालकर देखो, 16 का स्क्वायर 20 से कम होगा, 256 आपका 20 से कम है, ये तो गलत हो गया। ये आपका सही है, इसमें से कुछ भी डालकर देखो, ऐसे एक्स बताने हैं। कुछ लोग एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, ये सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसको। अब हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज पर बात करते हैं, यहाँ पर आपका दिमाग खुल जाएगा, शायद आप पहली बार देख रहे होगे इसको। तो हमने शुरुआत में बात करी थी परिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में आपको 3 चीजें पता होंगी। सबसे पहले तो सबसे फेमस चीज, इसको PYQ फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, जो P है और Q है वो आपके इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप √3 डाल दो, नीचे आप 2 डाल दो, क्योंकि ये तो पूर्णांक है ही नहीं। यहाँ पर आपको पूर्णांक चाहिए, इंटीजर चाहिए दोनों जगह। जैसे 5/7 तो ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ऐसा होना चाहिए। बट ये √3 का होता है, 1.732 ऐसा कुछ होता है, तो ये तो पॉइंट में है, टूटा फूटा है, हमें पूरा चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो ये आपका परमेय नहीं है, और परमेय नहीं है वो क्या होगा, अपरमेय होगा, इर्रेशनल होगा। तो ये आपका इर्रेशनल हो गया। तो ऐसे जो परमेय नहीं है वो अपरमेय है, ऐसे सीखो। तो ये 3 चीजें आपको पता है कि परमेय के बारे में, रेशनल संख्याओं के बारे में, ये चीजें आपको पता है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका रोस्टर रूप बताओगे। रोस्टर रूप जैसे हमने बोला कि नेचुरल नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, उसको n से डिनोट कर देते हैं, और वो क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ये जो परमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर है, जिसे Q से हम डिनोट करते हैं, तो इस Q को बताओ कि क्या क्या होगा इसमें। तो कोई बोलेगा, मान लो हमने बोला कि 1/2, फिर 1/4, 1/8, ऐसे उसने कुछ संख्या लिख दी। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं तो इनके बीच में भी एक संख्या ला सकता हूँ। जैसे आपने लिखा 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो इनके बीच में इन दोनों का मैं एवरेज ले लूं, औसत ले लूं, तो क्या ऐसे लेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, 2 + 4/2 कितना आ गया, 6/2, 3 आ गया, तो इनके बीच में 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसका करूं तो इसके बीच में भी तो मैं कोई संख्या ला सकता हूं, तो 1/2 + 1/4/2 औसत निकाल लूंगा उनके बीच में, ये कितना आएगा, 4, 3/8 आ गया। तो ये भी तो आपका परमेय संख्या है। देखो ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, PYQ फॉर्मेट में है, Q आपका 0 भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ये परमेय संख्या है। तो इसको मैं बीच में डाल दूंगा। तुमने ये बताया, मैंने ये बता दिया। फिर कोई दूसरा बंदा आएगा, वो क्या करेगा, आपने मान लो इसमें सुधार करके ये लिख दिया 3/8, 1/4। अब वो क्या करेगा, इन दोनों का फिर से एवरेज ले लेगा, ये जो नया है ना उसका इससे फिर एवरेज ले लेगा, तो वो कुछ मान लो कितना आएगा, 7/16 ऐसा कुछ आ गया। फिर तीसरा बंदा आएगा, वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फिर से एवरेज ले लेगा, फिर जो नई संख्या आएगी उसके बीच में कोई फिर से एवरेज ले लेगा। ऐसे ही करते करते वो इनफिनाइट नंबर इसके बीच में डाल सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, जो रैशनल संख्याएं होती हैं, उनको हम रोस्टर रूप में डाल नहीं सकते, रोस्टर रूप में हम उसको दर्शा ही नहीं सकते, उसको दिखाई नहीं सकते, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते परमेय संख्याओं को। तब जरूरत आती है हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट की, क्योंकि हमें पता तो है, किसी से भी जाकर पूछ लो वो बता देगा कि परमेय संख्याएं होती हैं। किसी से भी जाकर पूछ लो, वो वेल डिफाइंड है। मैथ में रैशनल संख्याएं वेल डिफाइंड है। तो हमारा कलेक्शन तो वही होता था ना, सेट क्या होता था, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो सब जगह एक ही होता था। तो पता तो सबको है कि रैशनल आपका सेट है, बट उसको दिखाई नहीं पा रहे हैं हम इस तरीके से, रोस्टर फॉर्मेट में दिखाई नहीं पा रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। तब यहाँ पर चीज बारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की। तो मैथमेटिशियन से यहाँ से दिमाग लगाया कैसे हम इसको बना सकते हैं। तब इसी चीज को हमें क्या पता है, अब देखो फिर से
हमें जो रैशनल संख्या है उसके बारे में क्या क्या जानकारी है उसी को तो हम बताएंगे कि एक्स ऐसा होना चाहिए, एक्स वैसा होना चाहिए, वो इस रूप का होना चाहिए, उसमें ये कंडीशन डालेंगे। तो रैशनल जो नंबर है उनके बारे में हमें क्या क्या चीजें पता है। एक तो वो PYQ फॉर्मेट में होने चाहिए, दूसरी चीज Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तीसरी चीज P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए। ये चीजें पता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हुए रैशनल नंबर को किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। ये फिक्स है उसके लिए, इससे ही उसको डिनोट करेंगे। तो हमें ऐसे एक्स चाहिए, एक्स सच दैट एक्स आपका PYQ फॉर्मेट में होना चाहिए। पूरी कोडिंग कर रहे हैं हम कि कैसा कैसा एक्स होना चाहिए, कैसा हमारा सॉफ्टवेयर दिखना चाहिए। और फिर वहां पर Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, और जो P और Q है ना वो आपके इंटीजर भी होने चाहिए। ये आपने कोडिंग कर दी। अब देखो कितने मस्त तरीके से उसको लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, सेट के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ी सेट बिल्डर फॉर्म की। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि परिमेय संख्याओं को ड्रॉपर वगैरह होंगे उन्होंने पढ़ तो रखा होगा कि रैशनल नंबर को रोस्टर रूम में नहीं लिख सकते, कई लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा, इसको रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरीके से हमने सेट को बिल्ड करा है। तो मुझे उम्मीद है पूरी फील आ गई होगी कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, यही चीजें आज तो हमने सीखी हैं। पहली चीज तो सेट थ्योरी में हमने सेट देखा कि सेट होता क्या है, उसके एग्जांपल वगैरह देखे बहुत सारे। फिर आपके रोस्टर फॉर्मेट, उससे रोस्टर से सेट बिल्डर में बदलना, सेट बिल्डर से रोस्टर में बदलना, वो चीजें सीखी। फिर ये एक मस्त सा इंटरेस्टिंग सी फैक्ट जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहता। फैक्ट क्या है, पूरा कंसेप्ट है कि क्यों रैशनल नंबर को रोस्टर रूम में नहीं लिखा जा सकता, सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, वो हमने देख लिया। क्यों का आ रहा बहुत जरूरी है। तो अब आगे तो हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ सेट चालू होगा। सेट कितने तरीके के होते हैं वो अभी जानेंगे। वैसे आप देखोगे ना तो नॉर्मल लेक्चर होते हैं कई टीचर के पेड बैचेस में, वो पहले ही लेक्चर में टाइप ऑफ सेट खत्म कर देते हैं। अगर मैं इसी को जब वन शॉट बनाऊंगा ना तो क्या करूंगा, सेट की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी, उसके बाद सेट के 2-3 एग्जांपल्स होंगे कि सेट होता क्या है, कोई सेट है या नहीं है, वही फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, 10 से कम नेचुरल संख्याओं का सेट बताओ तो वो पूछ लूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं, रोस्टर रूप और क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बताऊंगा कि ये क्या क्या बोलते हैं, कहां से आया उसको भी इतना नहीं बताऊंगा। और जो सेट की डेफिनेशन बताई थी ना उसको भी मैं नहीं बताऊंगा कि जॉर्ज कैंटोर कौन था, क्यों कहां से आया, वो भी नहीं बताऊंगा। बस इसको डायरेक्ट बता दूंगा, 2-3 एग्जांपल दूंगा, बस आपका वन शॉट रेडी है। तो ये चीज कब फायदेमंद होती है, जब कोई ड्रॉपर वगैरह कर रहा है, कोई मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, वन शॉट चल रहे हैं, वो चीज तब काम में आती है। बट जब आप पेड बैचेस में भी देखोगे ना तो यही चीज वो शुरू से ही करने की कोशिश करते हैं, डिटेलिंग में जाने की वो ट्राई ही नहीं करते। तुम किसी का भी लेक्चर खोल के देखो, वो पहले ही लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट को निपटा देगा। और अभी तो मैंने ये आपको परिमेय संख्या बताई है ना, इस पर अभी अगले लेक्चर में फिर से बात होगी टाइप्स ऑफ सेट में। अभी आप कंटिन्यूअस सेट देखेंगे, कंटिन्यूअस सेट एक टाइप है, उसमें फिर से इसका जिक्र होगा कि इसको रोस्टर रूम में क्यों नहीं लिखा जा सका, एक बार फिर से हम उसको देखेंगे। मतलब वैसे तो हमने देख लिया बट वहां पर भी इसका जिक्र होगा। तो इतना मतलब एक एक चीज को डिटेल में कराया जाएगा। तो ऐसे हम करने वाले हैं सारी चीजों के। किसी को अभी लग रहा हो कि ये कितना बेसिक लेक्चर है, तो पहला लेक्चर है भैया, फर्स्ट लेक्चर है ये। और इसमें भी आपने देखा शुरुआत मैंने बिल्कुल बेसिक से करी थी, हिस्ट्री से करी थी, बट उसके बाद क्या होता गया, बहुत डिटेलिंग आपकी बढ़ती गई। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं, डिटेल्ड डिस्कशन चला है पूरा। बाद में आप करते हो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको करने को देखने को मिलती फिबोनाची की सीरीज में। सेट बिल्डर फॉर्म में तो कुछ अलग ही कहानी चली थी, मतलब इतना गजब तरीके से आपने शायद ही कहीं देखा होगा। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, ये लेक्चर नहीं चल रहा, डिस्कशन चल रहा है। लेक्चर और डिस्कशन में अंतर होता है। लेक्चर क्या है, टीचर आया पढ़ाया निकल लिया। डिस्कशन क्या है, पूरा जितना डिटेल में हो सकता है वो डिस्कशन चल रहा है। तो थ्योरी ऐसे पढ़नी होती है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, मैथ पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो। वो वन शॉट वाला तरीका मुझे तो इतना पसंद नहीं है, ना ही आपको होना चाहिए उससे, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे। इसके बाद किसी को लग रहा होगा कि अब भी बेसिक है, एनसीईआरटी लेवल के उसने एग्जाम्पल्स कराए हैं, क्वेश्चन तो कुछ कराया ही नहीं है, ना ही पीवाईक्यू कराए हैं, तो वो चीजें आएंगी। मैं बता तो रहा हूँ, पीवाईक्यू है, प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक चलना चाहिए। प्रैक्टिस भी सिस्टमेटिक करी जा सकती है और उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट वगैरह वो देने होंगे। ये जो हम लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये आपके 30-40% आपकी चीजें हो जाएंगी। वैसे मैं करा रहा हूँ ये जो डिटेल में, वो आपकी थोड़ी और ज्यादा मतलब चीजें खींच जाएगी। इतनी चीजें आपकी कंप्लीट होती जा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस होगी ना उसमें इसी थ्योरी का यूज करके मैं उन सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, कोई और नहीं कराएगा, मैं ही कराऊंगा। तो भरोसा रखो, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा डिटेल है और इससे बाहर शायद ही थ्योरी कोई पढ़ा रहा होगा। तो प्रैक्टिस वगैरह पीवाईक्यू वगैरह यहीं से होंगे,
इसी थ्योरी से होंगे। अभी बेसिक लेक्चर है, इसके बाद एडवांस बढ़ता जाएगा, डिटेलिंग और बढ़ती जाएगी। तो अभी तो और मजा आने वाला है। अगले में टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, उसको भी अलग तरीके से पढ़ेंगे, देखना तुम। तो पसंद आई हो तो नीचे बता देना मेरे को भी कि क्या चेंजेस करने चाहिए। अभी पहला लेक्चर ही मैंने डाला है, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया है इतना, तो मुझे भी फीडबैक की जरूरत होगी, तो कमेंट में जरूर बताना। और टेलीग्राम वगैरह पर अगर कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, कई लोगों से बात करता रहता हूँ। और ये जो मैंने कराया ना कि बहुत ज्यादा बेसिक से उठाना, ये भी मैंने तभी कराया कि मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी, तो वो एक बोल रहा था कि मैं 11th में हूँ, एक ने बोला था कि मैं बायो का हूँ और मैथ मेरी थोड़ी वीक है, जीएटी वगैरह उसने मजबूत कर रखी है, बायो का था इसलिए मैथ में उसके थोड़े कम क्वेश्चन करके आया था। तो उसके साथ दिक्कत तो वही होगी ना कि 11th-12th में उसने बायो पढ़ी, 12th के बाद एनडीए के ज्यादातर बैचेस होते हैं ना, वो मान के चलते हैं कि ये ज्यादातर बच्चे मैथ पढ़ के आए हैं 11th-12th में, तो उनके बेसिक मजबूत है। बट उन्हें क्या पता कि ये बायो वाले भी हैं, 11th वाले भी हैं, तो उनको छोटी मोटी चीजें ही नहीं पता होती, बेसिक्स उसके मजबूत होते नहीं है। आप डायरेक्ट ड्रॉपर के जैसे उसको पढ़ा दो तो उससे कुछ फायदा होने नहीं वाला, उसको डिटेल में पढ़ा हुआ। जो ड्रॉपर होंगे ना, सो कॉल्ड ड्रॉपर, कि हमें तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, उसको भी आज के लेक्चर में कई सारी चीजें नहीं पता होंगी, उससे पूछ लो जाकर, कमेंट में बता देंगे तुमको। तो मिलते हैं फिर कल सेट थ्योरी के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कोई एरर वगैरह हो गई हो तो उसको भी बता देना, हो जाती है छोटी मोटी तो। और अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर देना कि स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस नहीं, डिस्कशन चालू हुआ है मैथ पढ़ना हम चालू कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।